हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रॉक्सी ज्ञान। मेरा नाम शबाज है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और एग्ज़ाम्स के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम एक वेरी इंपॉर्टेंट आर्बिट्रेशन सेंटर के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हाल ही में अगर आपने न्यूज़ पे देखा होगा, इंडियाज़ फर्स्ट मेरीटाइम आर्बिट्रेशन सेंटर बनाया गया है, जो कि गांधीनगर में इसको इस्टेब्लिश किया जाएगा, गुजरात का जो कैपिटल है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आर्बिट्रेशन सेंटर मेरीटाइम के लिए अभी तक इंडिया में क्यों नहीं बना है और कितने टोटल आर्बिट्रेशन सेंटर है, व्हाट इज़ आर्बिट्रेशन, व्हाट इज़ कंसिलिएशन। और रिसेंटली जो है एक बिल भी पास की गई थी लोकसभा के द्वारा, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन अमेंडमेंट बिल। उसमें क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, राइट। और अभी तक हमारा जितना भी जो डिस्प्यूट्स है वो कहाँ पे कौन सी कंट्री में रिजॉल्व होता है, वो भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में, स्पेशली यूपीएससी में, आपको इस तरह के क्वेश्चंस पे डायरेक्टली आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा अपडेट देना चाहता हूँ, उसके बाद हम हमारे लेक्चर को स्टार्ट कर देंगे दोस्तों। हाय, दिस इज वेरोनिका। अब आप मेरे साथ वन ऑन वन जूम सेशन बुक कर सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम काउंसलिंग के लिए। जिस तरह आपके बहुत सवाल रहते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए क्या ऑप्शनल लिया जाए, आंसर राइटिंग कैसे किया जाए, उसके लिए मैं आपको काउंसलिंग दूंगी आपके पर्सनल स्ट्रेंथ्स और वीकनेस पे बेस्ड। सो सी यू देयर ओनली ऑन proxygyan.com। थैंक यू। जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा, हमारे जो एक्सपर्ट एजुकेटर है वेरोनिका जी, उनके ज़रिए से आपको एग्जामिनेशन काउंसलिंग प्रोवाइड की जाएगी। आप हमारा वेबसाइट www.proxygyan.com पे विजिट कर सकते हैं। सारी जानकारी आपको इन डिटेल मिल जाएगी दोस्तों। तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। गुजरात मेरीटाइम यूनिवर्सिटी, उन्होंने एक MOU को साइन किया है। विथ हुम दे हैव साइन, दैट इज़ IFSC। उसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी, जो कि गिफ्ट सिटी में इनका जो एक अथॉरिटी है, उनके साथ इन्होंने एक MOU को साइन किया है, ताकि वहाँ पे गुजरात इंटरनेशनल मेरीटाइम आर्बिट्रेशन सेंटर को ये डेवलप कर पाएँ, GMAC। देखिए, मेनली आपको क्वेश्चन आता होगा कि ये इस तरह के सेंटर्स डेवलप करने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे इंडिया में 35 आर्बिट्रेशन सेंटर है। क्या इस केसेस को भी हम वहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं? देखिए, इनका मकसद ये है, GMAC डेवलप करने का मकसद ये है कि कम्प्लीटली जो है मेरीटाइम आर्बिट्रेशन सेंटर रहेगा, और जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो बदलती दुनिया में जो कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बदलते रहते हैं, इनको वहाँ पे अपडेट रेजोल्यूशन मिलेगा। क्योंकि आप जहाँ पे देख रहे हैं, क्योंकि शिप्स जो है ओनर कोई किसी कंट्री का रहता है और उसको लीज पे लेने वाला कोई और कंट्री रहता है, राइट। उसके गुड्स को पहुँचाने वाला किसी और के कंट्री से, तो कई सारे कंट्रीज यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। वही अगर आप देखेंगे जो नॉर्मल आर्बिट्रेशन सेंटर है, वहाँ पे 2 लोग इन्वॉल्व रहते हैं, राइट। जहाँ पे चाहे वो सेम कंट्री हो या डिफरेंट कंट्री हो, बट आर्बिट्रेशन से सॉल्व किया जाता है। बट यहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज़ का इन्वॉल्वमेंट रहता है दोस्तों। तो इनको एक प्रॉपर, एक सेपरेट इस तरह से आर्बिट्रेशन सेंटर बनाए रखना, ताकि आगे चलकर हम सारे डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कर सकते हैं, राइट। एंड ये ऐसा माना जा रहा है कि दिस विल बी द फर्स्ट सेंटर ऑफ इट्स काइंड इन द कंट्री। तो आप नोट डाउन कर लीजिए, इंडिया का पहला ऐसा सेंटर है जो कम्प्लीटली, जो सोलली डेडिकेटेड टू दिस आर्बिट्रेशन, विच इज़ मेरीटाइम आर्बिट्रेशन, जो कि मेनली जो है डील करेगा विद द मेरीटाइम एंड शिपिंग सेक्टर। जो माल आ रहा है, जो माल जा रहा है, जो भी कंटेनर्स हैं, वहाँ पे कोई डिस्प्यूट हो जाए, राइट, तो मेनली उसके पर ये फोकस करेगा। सो वेयर इज़ द GMAC बीइंग सेटअप? कहाँ पे इसको सेटअप किया जा रहा है? देखिए, GMAC एक मेरीटाइम क्लस्टर का पार्ट है, क्योंकि गुजरात मेरीटाइम बोर्ड ने, इन्होंने इसको सेटअप करने की बात की गई थी इन द गिफ्ट सिटी इन गांधीनगर। ओके, जो मेरीटाइम बोर्ड है, इन्होंने ऑलरेडी 10,000 स्क्वायर फीट को अक्वायर कर लिया है, जो कि एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन का पार्ट है, और इन लोगों को क्लियरेंस भी मिल चुका है फ्रॉम दर अथॉरिटीज़, रेस्पेक्टिव अथॉरिटीज़, एंड दे आर गोइंग टू इनॉग्रेट नाउ। इसके ऊपर भी आपको न्यूज़ आएगी, जो कि हमारे प्रधानमंत्री जो है मोदी जी, वही इनॉग्रेट करेंगे। आई थिंक अभी तक ऐसा कोई न्यूज़ आया नहीं, मैं इस तरह से मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि इंडिया का पहला जो आर्बिट्रेशन सेंटर है, तो इसलिए डेफिनेटली इसको प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ही ओपन किया जाएगा। तो अभी तक हमारे पास कितने सेंटर्स हैं? अभी तक टोटल आपको, जैसे मैंने आपको पहले स्लाइड में ही बताया था, 35 आर्बिट्रेशन सेंटर्स हैं। ओके, और ये जो फर्स्ट सेंटर ऐसा बनाया गया है जो एक्सक्लूसिवली, जो मेनली डील करेगा विद मैरीटाइम सेक्टर। एंड जो आर्बिट्रेशन जो इन्वॉल्व होते हैं इंडियन प्लेयर्स में, वो आपको कहाँ पे सुना जाता है? सिंगापुर आर्बिट्रेशन सेंटर में इसको सुना जाता है। तो दिस इज़ द आइडिया। ये जो आइडिया है बनाने का, इनका मकसद ये है कि एक वर्ल्ड क्लास आर्बिट्रेशन सेंटर को डेवलप किया जाए, जिनका मकसद मेनली मेरीटाइम और शिपिंग डिस्प्यूट को रहेगा। उनके जितने भी कमर्शियल है, फाइनेंशियल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं,
उनके और एंटिटीज़ के द्वारा, राइट। जैसे मैंने आपको बताया इसमें कई सारे कंट्रीज इन्वॉल्व होते हैं। शिप का ओनर कोई रहता है, शिप चलाने वाला कोई रहता है, उसको लीज लेने वाला कोई रहता है, उनके बीच में कई सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन चलते रहते हैं, राइट। आगे चलकर दोनों के बीच में जो डील साइन हुई है, अगर उस डील के हिसाब से अगर कोई भी अग्रीमेंट ना हो, देन इस कई सारे कॉन्फ्लिक्ट्स डेवलप होते हैं। तो सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को एक जगह सॉल्व करने के लिए इसको आर्बिट्रेशन सेंटर को डेवलप किया गया है। ओके, अगर ग्लोबली बात करें तो लंदन में ये आपको इस तरह से एक्सक्लूसिव मैरीटाइम एंड शिपिंग सेक्टर देखने को मिलेगा। ओके, एंड दिस मैरीटाइम क्लस्टर कंसिस्ट ऑफ शिप लीजिंग, और उसमें आपको लीज दी जाएगी, ब्रोकरेज सर्विस रहेगा आपको, राइट। अगर आप उसको शिप को ड्रॉबैक करना चाह रहे हो, उसको पीछे लेना चाह रहे हो, उसको भी आप कर सकते हैं यहाँ पे। या फिर शिपिंग बिजनेसेस हैं, जो ऑफशोर बिजनेसेस आप करते हैं दुबई के साथ, सिंगापुर के साथ, जितने भी कोस्टल कंट्रीज हैं उनके साथ, तो ये सारा कुछ इस मैरीटाइम क्लस्टर में इन्वॉल्व किया जाएगा ताकि आगे चलकर आपको कोई दिक्कत ना हो। नेक्स्ट, आर्बिट्रेशन इज़ एन ऑड ऑन जो है मैरीटाइम सर्विसेज हैं, जो कि गुजरात में अभी डेवलप किया गया है। जितने भी 35 जो आर्बिट्रेशन सेंटर हम लोग देख रहे हैं, उसका एक एड ऑन ही आप समझ लीजिए, ताकि उनके ऊपर भी हम बर्डन को रिड्यूस कर सकते हैं। उनके ऊपर जो फाइनेंशियल क्राइसिस वो लोग फेस कर रहे हैं रिसोर्सेज की कमी की वजह से, वो भी आपको बर्डन रिड्यूस किया जा रहा है, और जल्द से जल्द इनकी भी जजमेंट हम पास कर सकते हैं। ओके, सो व्हाट इज़ आर्बिट्रेशन, या मैं आपको आगे बताऊंगा जब हम इस बिल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और वहाँ के जो अथॉरिटीज़ हैं उनका ये कहना है कि इट इज़ रिक्वायर्ड बिकॉज जो भी शिप ओनर्स हैं वो डिफरेंट कंट्री से बिलोंग करते हैं, एंड जो लीज करता है वो भी एक डिफरेंट कंट्री से बिलोंग करता है। ये सारे डिस्प्यूट्स अराइज होते हैं, यहाँ पे कंट्रीज इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो इस तरह का एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म होना चाहिए ताकि टाइम टू टाइम हम इसको रिजॉल्व कर सकें, राइट। एंड द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटिंग द स्टाफ इज़ ऑल्सो करेंटली अंडर वे। ऑलरेडी जो है रिक्रूट करने की बात स्टार्ट हो चुकी है। कई सारे जो है रिक्रूटर्स जो है जो स्पेशली जो एक्सपीरियंस पर्सन है उनको ले रहे हैं, एंड द पैनल ऑफ आर्बिटर्स विल ऑल्सो बी सेलेक्टेड इन द नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स। ओके, एंड 10 मेंबर एडवाइजरी बोर्ड भी बनाया गया है दोस्तों फॉर जीमैक। ओके, इसमें आपको इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स रहेंगे, प्रोफेशनल्स रहेंगे, कई सारे लोग रहेंगे। 10 मेंबर की कमेटी बनाई गई है ताकि आगे चलकर ये लोग गाइडलाइंस को बनाएं, और जो ग्लोबली जो प्लेटफॉर्म फॉलो कर रहे हैं, जैसे लंदन में मैं आपको बताया जिस तरह से उनके गाइडलाइंस है उसको रेफरेंस रखकर हमारे इंडियन गाइडलाइंस को डेवलप किया जाए। आगे सारा काम ये लोग करेंगे। एंड GMB हैज़ रिटर्न टू वेरियस ग्लोबल आंटलेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सेंटर्स ऑल्सो, जो कि हांगकॉन्ग में एक आपको मैरीटाइम सेंटर है, लंदन में जैसे मैंने आपको बताया वहाँ पे एक सेंटर है। उन लोगों को भी मैसेज दिया गया है। अभी तक कोई ऐसी न्यूज़ नहीं आई है कि कोई कंट्री के साथ हमारा कोई टाई अप है, तो आगे चलकर उनके एक्सपर्ट्स भी हम हायर कर सकते हैं अगर दोनों के बीच में कोई फॉर्मल टाई अप हो जाए, राइट। तो चलिए, व्हाट इज़ आर्बिट्रेशन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बेसिक क्वेश्चन। इसमें से ये जो डेफिनेशन है इसमें से उठाकर आपको MCQ में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, थोड़ा बहुत चेंज कर देंगे ताकि आपको कन्फ्यूजन हो जाए। ओके, सो आर्बिट्रेशन का मतलब ये है, देखिए सिंपल भाषा में बताता हूँ। ये पर्सन है एंड बी पर्सन है। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, सो दिस इज ए पर्सन, ओके, एंड दिस इज बी पर्सन। अगर दोनों के बीच में कोई दरार हो जाती है, ओके, सपोज जो दोनों के बीच में एक अग्रीमेंट साइन हो, शिपिंग का ही ले लीजिए आप, क्योंकि आप शिपिंग के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको अच्छे से एग्जांपल समझ में आ जाएगा। तो ये जो है ये अपनी शिप बी को देता है, ओके, और दोनों के बीच में एक अग्रीमेंट साइन होता है कि आप मेरी शिप को यूज़ कीजिए, ईयरली या मंथली आप मुझे इतना पे कर दीजिए। सपोज आप 100 रुपीज़ ले लीजिए, ओके, जस्ट नॉर्मल बोल रहा हूँ, इतना नहीं रहेगा एक्चुअली, दे विल ट्रेड इन लैक्स एंड करोड्स ऑफ अमाउंट। ओके, तो आफ्टर द यूसेज 1 ईयर के बाद बी को क्या है 100 रुपीज़ देना पड़ेगा। तो बी क्या करता है, अग्रीमेंट के खिलाफ चले जाता है। ओके, वो उस तरह से अपने फेक बिल्स को जनरेट करता है या फिर अपने लॉस को दिखाता है, और अल्टीमेटली उसको सिर्फ 20 रुपीज़ देता है। ओके, और ये को जो है शक आ चुका है, उसके ऊपर डाउट है अभी कि ये मेरे साथ फ्रॉड कर रहा है। उसके पास इवन दो इट हैज़ मेनी रिसोर्सेज जो है मुझे इस तरह से मनी दिया जा रहा है, आई विल फाइल जो है केस में आपको फाइल करूँगा, जो कोर्ट में ये लोग लड़ेंगे तो बहुत सारा टाइम चल जाएगा। तो ये क्या करता है, ही विल अपॉइंट एन आर्बिट्रेटर। एक आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करते हैं, नथिंग बट एक थर्ड पार्टी आप समझ लीजिए, नथिंग बट सी क्या करता है, दोनों के पक्ष को अच्छे से सुनता है। ओके, दोनों के एविडेंस को देखता है, क्या ये बी सही बोल रहा है या ये जो है उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है। इस तरह से
एक इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी, एक इम्पार्शियल होके, एक न्यूट्रल पर्सन होके इन दोनों के जो डिस्प्यूट्स है उसको रिजॉल्व करती है। ओके, इवन दो इसमें कई सारे स्टेप्स होते हैं, उसके बाद रेजोल्यूशन प्लान निकाला जाता है, दोनों को बुलाया जाता है, आगे रखते हैं, नेट कई सारे स्टेप्स होते हैं, उतना डिटेल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं, बस मैं आपको सिंपल डेफिनेशन का मतलब समझा रहा हूँ। ओके, एंड दिस आर्बिट्रेटर्स जो भी हैं, जब ये दो पार्टीज़ के जो रेजोल्यूशन है, उनके जो एविडेंस है, जब सुनने के बाद जब एक सोल्यूशन लेकर आती है, तब अगर दोनों को अग्री होता है देन द डिस्प्यूट विल बी रिजॉल्व। ओके, तो उम्मीद है आपको इस एग्जाम्पल के जरिए से समझ में आ गया होगा। कंसिलिएशन इज ऑल्सो सेम प्रोसेस दोस्तों, बट यहाँ पे क्या है, एक इनफॉर्मल प्रोसेस है। ओके, इट इज़ एन इनफॉर्मल प्रोसेस। यहाँ पे जो डिस्प्यूट सेटल की जाती है विदाउट लिटिगेशन। ओके, तो मतलब एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन करके आपने देखा होगा, राइट? अगर आप दोनों रिश्तेदारों में कभी लड़ी हो जाती है तो एक न्यूट्रल पर्सन आता है जो दोनों की तरफ से एक इनफॉर्मल बात करके, नहीं भाई ठीक है ऐसा हो जाता है, आगे से नहीं होगा, तो इस तरह से एक कम्युनिकेशन करके उन दोनों के बीच में टेंशन को रिड्यूस कर दिया जाता है, राइट? आगे चलकर कोई टेक्निकल हेल्प की ज़रूरत हो तो वो भी प्रोवाइड की जाती है, राइट? दिस इज कॉल्ड कंसिलिएशन। यहाँ पे आपको कंसिलिएटर को प्रोवाइड किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया आर्बिट्रेशन में आर्बिट्रेटर रहता है, इसी तरह कंसिलिएशन में आपको कंसिलिएटर रहता है, हु विल नेगोशिएट द सेटलमेंट। दोनों के बीच में एक प्रॉपर पॉइंट पे आने के लिए दोनों को नेगोशिएट करता है। तो चलिए, वेरी इंपॉर्टेंट बिल दैट इज आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन अमेंडमेंट बिल 2021, क्योंकि लोकसभा ने रिसेंटली इस बिल को पास किया है, ताकि जो आने वाले इस आर्बिट्रेशन में वहाँ पे भी फ्रॉड चल रहा है दोस्तों, क्योंकि आपके जो अपने हिसाब से जो अवार्ड चाहिए उस तरह से ये लोग कन्वर्ट कर रहे हैं। इस चीज़ को रोकने के लिए इन्होंने इस तरह की बिल को डेवलप किया है। एंड फेवरेबल अवार्ड्स हैं। ओके, जो जैसा मैं ये पर्सन हूँ, ओके, मेरे हिसाब से जो मुझे अच्छा लगे वो फैसला मुझे आए, इस तरह से यहाँ पे भी फ्रॉड करना चालू कर दिया है ये लोगों ने। तो इस सारे चीज़ों को रोकने के लिए यहाँ पे इन्होंने बिल को लाया है। एंड ये बिल एक्चुअली जो ऑर्डिनेंस इशू किया गया था 2020 में, उसको ये रिप्लेस करता है। ओके, नेक्स्ट फीचर्स ऑफ द बिल की अगर बात करें तो उन्होंने क्वालिफिकेशन का जो बनाया रखा था जब 1996 में अंडर 8 शेड्यूल, जिसको जब एक आर्बिट्रेशन कॉन्सिलिएशन एक्ट को जब लाया गया था, उसके तहत इन्होंने ये डिसाइड किया कि एन एडवोकेट अंडर द एडवोकेट्स एक्ट 1961 और 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस और एन ऑफिसर ऑफ इंडियन लीगल सर्विस, इन तीनों कैटेगरीज को जो क्वालिफाई करता है, उसी को आप आर्बिट्रेटर के जैसा अपॉइंट कर सकते हैं। ऐसा तय किया गया था 1996 के कॉन्सिलिएशन एक्ट को। अभी क्या कर दिया इन्होंने, इसको डजअवे कर दिया, मतलब इसको निकाल दिया अभी। ओके, अभी नए जो है क्वालिफिकेशंस लाए गए हैं ताकि आगे चलकर इसको अप्रूव किया जाए, और इन्होंने आर्बिट्रेशन काउंसिल सेटअप करने की भी इसमें बात की गई है। एंड ACI की बात करें, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड अगर आप मुझे पूछेंगे, यहाँ से आपको डायरेक्टली एक MCQ बन सकता है दोस्तों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में। ओके, सो आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया जो है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 51 में ये कहता है कि इंडिया इज ऑब्लिग टू एंडेवर टू फॉस्टर रेस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ, ट्रीटी ऑब्लिगेशंस, या कोई भी डीलिंग होती है आप दोनों के बीच में विथ वन कंट्री, तो वहाँ पे अगर कोई डिस्प्यूट्स हो जाते हैं तो आर्टिकल 51 के तहत आप इस तरह की काउंसिल को डेवलप कर सकते हैं, एस्टैब्लिश कर सकते हैं, ताकि इनकरेज द सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स। ओके, एंड ACI इज ऑल्सो सेटअप इन रियलाइजेशन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस। ACI इसीलिए सेटअप किया गया है क्योंकि हमारे पास एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड भी है। ओके, आर्टिकल 51 के तहत आप प्रूफ कर सकते हैं कि हमारे पास ऐसा है कि हम आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया को डेवलप करेंगे, वहाँ पे जो इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स हो रहे हैं उसको हम सेटलमेंट करेंगे, राइट? एंड नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव अगर बात करें तो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, उनके ACI जो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, इनका मेन मकसद ये है कि फॉर द प्रमोशन ऑफ आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, कंसिलिएशन, अल्टरनेट डिस्प्यूट मैकेनिज्म प्रोवाइड किया जाए, राइट? किसी को पसंद नहीं आ रहा होगा ये सेटलमेंट, तो और एक अल्टरनेट मैकेनिज्म प्रोवाइड किया जाएगा। जब तक दोनों पार्टीज अग्री नहीं होते, ओके, तब तक ये लोग काम करते ही रहेंगे, एक मीडिएटर की तरह काम करेंगे ताकि दोनों के डिस्प्यूट्स को हम रिजॉल्व कर पाए। नेक्स्ट, कॉम्पोजिशन। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, क्योंकि मैंने कई सारे प्रीवियस पेपर्स देखा है, वहाँ पे कॉम्पोजिशन से ज़्यादा एक पॉइंट वहाँ पे मेंशन करते ही हैं 100%, राइट? तो ACI में कौन कौन रहेंगे? जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ओके, जो क्वालिफाई रहेगा, हु इज़ एदर हाई कोर्ट का जज रहेगा या फिर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट रहेगा, और एनी एमिनेंट पर्सन विथ एक्सपर्ट नॉलेज इन द कंडक्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, जो इससे पहले उसको एक्सपीरियंस रहेगा, जो दोनों पार्टीज़ के बीच में वो खुद आर्बिट्रेटर बन के जो रिजॉल्व किया होगा डिस्प्यूट्स को, उसका जो एक्सपीरियंस पर्सन है, तो दे विल कंसिस्ट ऑल दिस मेंबर्स। ओके,
सो दिस इज़ अबाउट टुडेस लेक्चर। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज का मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। गुजरात में पहली बार एक मेरीटाइम आर्बिट्रेशन सेंटर बनाया जा रहा है और रिसेंटली गुजरात मेरीटाइम यूनिवर्सिटी ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन की है। उनको स्पेशल इकोनॉमिक जोन से 10,000 स्क्वायर फीट का एरिया भी अलॉकेट कर दिया गया है और जल्द ही इसको इनाग्रेट भी कर दिया गया जाएगा। तो चलिए फिर मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर के साथ कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अगर आपको इस लेक्चर में कोई भी डाउट हो तो दोबारा से इस लेक्चर में आप देख सकते हैं, सारे डाउट्स मैंने नीटली समझा दिए। ओके, तो चलिए फिर मिलता हूँ अगले लेक्चर के साथ कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।